अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है हमने समुंदर, कि अभी तो लांगा है हमने सिर्फ समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कौन कौन सी उसकी जानकारी के स्रोत थे। पाठ का नाम चल रहा है राजा, किसान और नगर। उसका आज दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। इसके अंदर आपको महाजनपदों के बारे में बताया जाएगा, अभिलेखों के बारे में बताया जाएगा और इससे और भी कई जानकारी राजा महाराजाओं की है वो प्राप्त होंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। राजा, किसान और नगर। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। इस पूरे पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है या आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पहली बात है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। इससे पहले वाला जो पाठ है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई थी। दूसरा जो पूरा पाठ है इसके अंदर वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी है वो दी गई है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता है ये अस्तित्व में आई थी। दूसरा पॉइंट है वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आर्य लोग हैं, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, और श्रेष्ठ लोग भारतीयों को कहा जाता था। तो ये वैदिक सभ्यता है, ये आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। तीसरा पॉइंट है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता है ये तो है ग्रामीण सभ्यता, और जो हड़प्पा सभ्यता थी ये है नगरीय सभ्यता। ये नगरीय सभ्यता है, और ये जो है वैदिक सभ्यता ये कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। उसके बाद में इसका काल यानी कि वैदिक सभ्यता का जो काल है ये 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। ठीक है ना, याद रखना आपको कि भाई वैदिक सभ्यता है इसका काल निर्धारण 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया था। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण मैंने आपको बताया था वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उसके बाद में अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। याद रखना है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत। क्यों? क्योंकि जितने भी वेद हैं, जितने भी वेदों की रचना की गई है उन सब की रचना है वो संस्कृत में की गई थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इस समय ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता के समय में जितने वेद हैं वो लिखे गए थे। ऋग्वेद की रचना है इस समय हो गई थी। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न पूछा जाता है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप था। उस जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। ठीक है ना, आपको प्रश्न क्या पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा अधिकारी था जिसके समय ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला गया था। तो जेम्स प्रिंसेप कब, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला गया था। उसके बाद में अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया। जितने भी अपन को आरंभिक अभिलेख मिलते हैं, जो भी सिक्के मिलते हैं, जो भी मुद्राएं मिलती हैं, उसके ऊपर इन लिपियों का प्रयोग है वो किया गया था। उसके बाद में अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी और देवाना पिय शब्द लिखा गया है। अब कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ मुद्राएं मिली हैं, उसके ऊपर देवाना पिय और पियदसी शब्द है वो मिलते हैं। अब इनका अर्थ उन्होंने निकाला। तो अगला पॉइंट बढ़ते हैं अपन, देवाना पिय और पियदसी शब्द का अर्थ क्या होता है। 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछ लेगा कि देवाना पिय और पियदसी का अर्थ बताइए। तो देखिए, देवाना पियदसी का अर्थ होता है देवताओं को प्रिय। यहाँ पर देव शब्द आ रहा है, देवाना पिय, देव और प्रिय शब्द आ रहा है, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा देवताओं को प्रिय। उसके बाद में पियदसी, पियदसी का मतलब होता है दिखने में सुंदर अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राजा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ये दोनों उपाधियां हैं, ये मौर्य सम्राट अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। जो मौर्य सम्राट अशोक था उसको ये दोनों उपाधियां हैं वो दी गई है। उसके बाद में कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी मिला है। कुछ अभिलेख, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक अभिलेख है ये अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे, तो कुछ अभिलेखों में इनका नाम है ये अशोक भी मिलता है। क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। मौर्य वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध अगर शक्तिशाली शासक की बात करते हैं तो अशोक था, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र क्या होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अभिलेख, याद रखना, मिट्टी, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर जो लेख खुदे होते थे उनको अभिलेख कहा जाता था। ठीक है ना, आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेखों की विशेषताएं बताइए, अभिलेख है वर्तमान में क्यों मिट गए, उन सब का कारण आपको पूछ लेगा। तो अभिलेख क्या होता है, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। उसके बाद में जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनाते थे
उसमें उन लोगों की उपलब्धियों को, उनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई, कौन कौन सी उपलब्धियां दी गई, उनका वर्णन किया गया है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है और उनके विचारों को लिखा जाता था। उन्होंने कौन कौन से विचार दिए उनको लिखा जाता था इसके अंदर। अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, राजा कौन कौन से काम करते थे उन सबका वर्णन के अंदर आता था। विजय अभियान, उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से युद्धों के अंदर उनको विजय प्राप्त हुई, उन सबके बारे में इसके अंदर लिखा जाता था। और धार्मिक संस्थाओं यानी कि मंदिरों को कौन कौन से राजाओं ने दान दिया था उन सबका ब्यौरा इसके अंदर लिखा जाता था। विशेषताएं क्या होती थी, कुछ अभिलेखों में इसके निर्माण की तारीख भी मिली है, कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसके अंदर कब उनको बनाया गया उनके निर्माण की तारीख भी लिखी हुई मिलती है। दूसरा, प्राचीनतम अभिलेख, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ये याद रखना आपको कि प्राचीनतम अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे जाते थे, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा उस समय की आम जनता की भाषा थी। इसके अलावा तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषा के शब्द भी अभिलेखों के अंदर देखने को मिलते हैं। भाई प्राकृत भाषा तो आम जन की भाषा तो प्राकृत भाषा थी, लेकिन इसके साथ साथ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषा है उसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में अभिलेखों के अध्ययन को याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, याद रखना। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको अभिलेख शास्त्र और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जनपद और महाजनपद। इस पाठ के अंदर जनपद और महाजनपद का जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जनपद क्या होते हैं और महाजनपद क्या होते हैं, उन सबका वर्णन आएगा। तो जनपद, जनपद का मतलब होता है जन प्लस पद, दो शब्द से मिलकर बना है जन और पद। अर्थात जन का मतलब होता है व्यक्ति और पद का मतलब पांव। जहां कोई जन या व्यक्ति अपना पांव रखता है या आकर बस जाता है, ठीक है ना। जन का मतलब व्यक्ति और पद का मतलब पांव। जहां कोई जन या व्यक्ति अपना पांव रखता है या आकर बस जाएगा वो क्या कहलाएगा, जनपद। अब महाजनपद क्या होता है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गए थे। कुछ ऐसे जनपद थे जो बहुत अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हो गए थे, उनको कहते थे महाजनपद। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। महाजनपद है वो कहा जाने लगा था। तो उनकी विशेषताएं कौन कौन सी थी कि जिसको महाजनपद बनाने के लिए जो जरूरी था उनकी विशेषताएं का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जितने भी महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी। महाजनपद कितने थे, 16। महाजनपदों की कुल संख्या पूछेगा आपको तो 16 थी और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। इन राजधानियों को किलेबंद किया जाता था क्योंकि महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, तो जितनी भी राजधानी है उनको किलेबंद किया गया था। उसके बाद में अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। जितने भी महाजनपद है उन पर सभी पर राजा का शासन होता था। वहां का कोई ना कोई एक राजा होता था, तो शक्तिशाली था। लेकिन गण और संघ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गण और संघ नामक दो इकाइयां थी। वो राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। जो गण और संघ नामक दो इकाइयां थी उनके नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह है वो शासन करता था। उसके बाद में बात करते हैं कि गण है वो क्या था। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। ये गण क्या था, कई सदस्य वाले समूह का शासन था, उसको क्या कहा जाता था, गण। उसके बाद में शब्द आया संघ। संघ का मतलब होता है किसी संगठन या सभा, ठीक है ना। संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, गण और संघ से क्या तात्पर्य है। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ है उसका प्रयोग संगठन या सभा के लिए किया जाता था। क्लास अगर अच्छी लग रही तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। उसके बाद में महाजनपदों के नाम, महाजनपद कितने थे, 16। उनके नाम और उनकी राजधानियों की बात करने वाले हैं। तो सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये मगध था, ठीक है ना। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे शक्तिशाली और प्राचीन महाजनपद कौन सा था, तो मगध है वो सबसे प्राचीन और शक्तिशाली था। इसकी राजधानी थी सबसे पहला ग्रीवर्ज, यानी कि जो प्राचीन राजधानी ग्रीवर्ज है। उसके बाद में राजधानी बनी राजगृह या राजगृह। उसके बाद में पाटलिपुत्र। इस शब्द का अर्थ पूछेगा कि राजगीर शब्द का अर्थ बताइए, तो राजगीर शब्द का अर्थ होगा राजा का घर, राजा का घर। राजगृह का मतलब क्या होगा, राजा का घर। उसके बाद में भगवान शिव की नगरी काशी, ठीक है ना। भगवान शिव की नगरी है, नगरी के रूप में प्रसिद्ध है काशी, और इसकी राजधानी होगी वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपने लोकसभा के चुनाव है वो लड़ते हैं वाराणसी से। उसके बाद में तीसरा आएगा वज्जी। वज्जी की राजधानी विदेह, वैशाली या मिथिला थी, जो माता सीता की नगरी है। आपने वर्तमान में एक भजन सुना होगा कि मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मिथिला है वो माता सीता की नगरी थी। उसके बाद में कौशल, जिसका सीधा संबंध भगवान राम से है, तो कौशल की राजधानी है वो श्रीवास्ती है। उसके बाद में अपन महाभारत की बात करेंगे, ये तो थी रामायण की।
महाभारत में सबसे पहला कुरु, कुरु की बात करते हैं। कुरु पर कौरव जो वंश है वो उसका शासन स्थापित था, जिसके अंदर कौरव और पांडव थे। तो कुरु है। कुरु की राजधानी हो इंद्रप्रस्थ थी, जिसको वर्तमान में दिल्ली कहते हैं। कुरु है ये हरियाणा वाला क्षेत्र था और इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जिसका वर्तमान में नाम दिल्ली है। उसके बाद में गांधार, जहाँ के गांधार नरेश शकुनी थे, जिसके कारण पूरी महाभारत है ये हुई थी। जो कौरव और पांडव उनके बीच युद्ध है ये हुआ था। तो गांधार नरेश शकुनी, गांधार की राजधानी होगी वो तक्षशिला है। उसके बाद में पांचाल, जहां से पांचाली थी जिसका नाम द्रौपदी था, तो वो पांचाल है। वो भी एक महाजनपद था जहां की पांचाली थी जिसका नाम द्रौपदी था। उसकी राजधानी थी अहिछत्र और कांपिल्ले, जो वर्तमान में नागौर वाला क्षेत्र है वो कहलाएगा। उसके बाद में मत्स्य, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र मत्स्य कहलाएगा। मत्स्य की राजधानी विराट नगर है, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो बिताया था। ठीक है। उसके बाद में अंग, जहां का नरेश अंग राजकरण था, उसकी राजधानी थी चंपा। यानी कि जितने भी महाजनपद थे सभी रामायण और महाभारत से आ रहे हैं। उसके बाद में सूरसेन, जो यादवों की नगरी थी, जिसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से था। ठीक है ना। तो सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा राजधानी थी। उसके बाद में दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी पोदन या पोतली थी। याद रखना, दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है, पूछा जाता भूतवाल, तो अस्मक था, इसकी राजधानी पोदन या पोतली थी। उसके बाद में चेदी, जहां पर चेदी नरेश जो अपने भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे, उसकी राजधानी थी शक्तिमती। चेदी नरेश थे शिशुपाल, ठीक है ना, उसकी राजधानी थी शक्तिमती। उसके बाद में अगली बात करते कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। उसके बाद में वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उसके बाद में अवंती, मध्य प्रदेश लेकर चल रहा है। उज्जैन, जहां पर भगवान महाकाल का मंदिर है उज्जैन। और माहिष्मती, जिसके ऊपर पिक्चर बनी है आपने देखा है, बाहुबली। उसके बाद में मल, मल की राजधानी थी कुशावती। तो ये अपने 16 महाजनपद हो गए राजधानियों सहित। आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली कौन सा था, और दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, और सभी महाजनपदों के नाम है वो भी आपको पूछ लेता है। उसके बाद में बात करते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो कहाँ कहाँ किया गया है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध और जैन धार्मिक जो ग्रंथ है वहां पर महाजनपदों का नाम मिलता है। इसके अंदर भी सबसे प्रमुख मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु और पांचाल और अवंती देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इन महाजनपदों का नाम कई बार मिलता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर इन्हीं गणों से संबंधित थे। जो भी अपने अगला पाठ पढ़ेंगे ना 4 का, 3 के में तो महाभारत आ जाएगी, उससे संबंधित वो वाला पाठ है बंधुत्व, जाति और वर्ग। उसके बाद में जो 4 का पाठ है वो सभी इन भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से संबंधित है। तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर इन्हीं गणों से संबंधित थे। उसके बाद में अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? कौन सा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसके कुछ कारण है। पहला है आरंभिक राज्यों का उदय। सबसे पहले जो आरंभिक जितने भी राज्य हैं, जैसे वर्तमान में 28 राज्य, उसी प्रकार से पहले महाजनपद हुआ करते थे, तो आरंभिक राज्यों का उदय होना शुरू हो गया था। दूसरा है नगरों का उदय हुआ, जितने भी बड़े बड़े नगर हैं वो इसके अंदर आए, तो नगरों का उदय होना शुरू हो गया। उसके बाद में राजाओं का शासन था, इसलिए लोहे का बढ़ता प्रयोग, क्योंकि लोहे से हथियार है वो बनाए जाते थे, इसलिए लोहे का बढ़ता प्रयोग शुरू हो गया था। उसके बाद में सिक्कों का विकास हुआ। अब राजा को शासन करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, उसके लिए मुद्राएं चाहिए, तो सिक्कों का विकास है वो हो गया था। उसके बाद में बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। उसके बाद में ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्रों की रचना है वो इसके अंदर की गई। जो ब्राह्मण जितने भी हैं उन्होंने धर्मशास्त्रों की रचना है वो प्रथम था मगध। उसकी बात करेंगे कि ये प्रथम था, क्यों था, इसके कौन कौन से कारण थे, ये शक्तिशाली था तो इसके कौन कौन से कारण थे, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मगध है ये बिहार राज्य में स्थित था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगध है ये कौन से राज्य में स्थित है? वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित था। उसके बाद में मगध 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। कौन सी शताब्दी? 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व है जो मगध है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके शक्तिशाली होने के कई कारण है, ठीक है ना। अब ये शक्तिशाली था तो इसके शक्तिशाली होने के कौन कौन से कारण थे उनकी बात करेंगे। सबसे पहला उपजाऊ भूमि थी जिसमें फसल अच्छी होती थी। उपजाऊ भूमि है क्योंकि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं उनके द्वारा ये बनाया गया था, तो उपजाऊ भूमि थी जिससे फसल अच्छी होती थी। दूसरा, लोहे की खदान है वो उपलब्ध थी, लोहे की बड़ी बड़ी खानें हैं वो यहाँ से मिली है। लोहे से औजार और हथियार बनाना आसान हो गया था जो सेना के महत्वपूर्ण अंग के रूप में माने जाते हैं, ठीक है ना। तो लोहे से हथियार और औजार बनाना है वो
आसान हो गया था। औजार किसानों के लिए काम आते हैं और हथियार है वो सेना के लिए काम आते हैं। उसके बाद में जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, ठीक है ना, जो और हाथी है वो सेना में हाथी सम्मिलित किए जाते थे, जो सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था, तो हाथी है वो उपलब्ध थे। उसके बाद में गंगा और इसकी सहायक उपनदियों में आने जाने का रास्ता है वो आसान और सस्ता था। गंगा और उसकी सहायक उपनदियां है उसके आने जाने से रास्ता है वो आसान और सस्ता था। मगध जो है ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, ठीक है। उसके बाद में मगध में योग्य और शक्तिशाली शासक थे। इसके अंदर भी कुछ नाम आएंगे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये कुछ शक्तिशाली शासक थे। इन शासकों की बेहतर नीति, योग्य और बेहतर नीतियों के द्वारा मगध है वो इतना समर्थ हो गया था। उसके बाद में बात करते हैं, प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगाह थी, ठीक है ना, ये याद रखना आपको कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी, राजगाह है। राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर। लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र बन गई थी। ये भी आपको याद रखना, प्रारंभिक तो राजगाह थी, राजाओं का घर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आते आते इसकी राजधानी है वो पाटलिपुत्र हो गई थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना। उसके बाद में सेना, यानी कि मेगस्थनीज ने जो सेना का वर्णन है वो किस प्रकार से किया था। मेगस्थनीज कौन था, यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उसका ये राजदूत था। तो इसने सैनिक प्रशासन के लिए, मौर्य साम्राज्य में जो सैनिक प्रशासन था इसके लिए कुछ समिति और उप समितियों का वर्णन है इन्होंने किया है। तो मेगस्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियां बनाई गई थी। एक तो समिति थी मुख्य और 6 उप समितियां इसके अंदर थी। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी, ये भी याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल है सेना थी। उस समय महापद्मानंद और घनानंद का राज था, उस समय तो 5 लाख की सेना थी, और जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय 9 लाख की सेना है वो हो गई थी, ठीक है, 9 लाख की सेना वो हो गई थी। इसके अंदर पहली जो समिति है उसका काम था नौ सेना का संचालन करना। जो पहली समिति उसका काम क्या होगा, नौ सेना है, नौ सैनिक है उनका संचालन करना। दूसरी उप समिति यातायात खान पान की देखरेख करती थी, जो यातायात है और खान पान की देखरेख है वो दूसरी उप समिति करती थी। तीसरी समिति का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था, जो पैदल सैनिक हुआ करते थे सेना के अंदर उनका संचालन है वो तीसरी उप समिति के द्वारा किया जाता था। चौथी उप समिति का काम अश्वारोहियों का संचालन, जो घोड़े पर रहते थे, जो सैनिक जिसपे घोड़े का प्रयोग ज्यादा करते थे उनका संचालन है वो चौथी उप समिति द्वारा किया जाता था। पांचवी उप समिति रथारोहियों का संचालन, जो रथ चलाते थे वो पांचवी उप समिति के अंदर आते थे, उनका संचालन है वो पांचवी उप समिति के द्वारा किया जाता था। छठी उप समिति का काम हाथियों का संचालन था, जो हाथी होते थे जो सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे उनका संचालन करने का काम छठी उप समिति का था, ठीक है ना। ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मेगस्थनीज के द्वारा दिया गया सैनिक गतिविधियों के संचालन का वर्णन कीजिए, कौन कौन सी उप समितियां थी उनका वर्णन आपसे पूछेगा। उसके बाद में अशोक का धम, ठीक है ना, यहाँ पर एक शब्द आया धम। धम का मतलब क्या होता है, अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए, कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए थे जिसको क्या कहा जाता है, धम। धम का मतलब जो धर्म से संबंधित जो नियम होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो अशोक के अनुसार धम के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा, यानी कि धर्म के अंदर ऐसे कुछ नियम है, ऐसे कुछ नीति बनाई गई है जो प्रजा का कल्याण करे। तो उन नियमों का पालन करके अपन इस संसार में और इससे आगे आने वाले जो संसार में भी अपन अच्छे से रह सकते हैं। और उसके बाद में धम के प्रचार के लिए अशोक ने धम महामात नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। धम के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की, उसका नाम था धम महामात। विशेषता, इसकी विशेषता क्या थी, धम का जो प्रचार है ये अशोक का धम है, इसकी विशेषता कौन कौन सी है। तो सबसे पहली बात, यानी कि अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर, जितनी भी अच्छी बातें जीवन में अपन को धारण करने योग्य बातें वो इसके अंदर आएंगी। सबसे पहले बड़ों का आदर करना चाहिए, भाई जाहिर सी बात है सभी को अपने से जो बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं उन सबका अपन को आदर करना चाहिए, उनको उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए हमेशा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसके अंदर अपन को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, अपने से जो छोटे हैं उनको हमेशा प्रेम से रखना चाहिए, उनके साथ हमेशा उचित व्यवहार है वो करना चाहिए। तीसरा, विद्वानों और ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति है वो रखनी चाहिए, जो भी विद्वान है जो भी ब्राह्मण है उनमें सम्मान की भावना है वो अपने अंदर होनी चाहिए। यानी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सभी अशोक के धम के अंदर आएंगी, और ये सभी बातें हैं अपने जीवन को सार्थक बनाती है, अच्छा बनाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इतिहास इसलिए जरूरी होता है कि इतिहास में आपको ये पता रहता है कि इसमें कौन सी चीजें सही है और कौन सी अपने लिए काम की है, ये सारी चीजों का वर्णन इसके अंदर किया जाता है।
उसके बाद में अहिंसा का संदेश, अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मन कर्म वचन और वाणी के द्वारा किसी को भी ठेस है वो नहीं पहुंचानी है, वो अहिंसा होती है। उसके बाद में सभी धर्मों का सम्मान करना, वो भी इसके अंदर दिया गया है, अपने धर्म का भी सम्मान करो, लेकिन इसके साथ साथ जो और धर्म है उनका भी अपन को सम्मान करना चाहिए। उसके बाद में जो दास हैं और जो सेवक हैं उनके प्रति दयावान होना चाहिए, हमेशा जो दास हैं और सेवक हैं उनके प्रति भी दया दृष्टि रखनी चाहिए। तो बच्चों ये था अपना राजा किसान और नगर उसका दूसरा पार्ट। आज ये पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।